नमस्कार दोस्तों, एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में अभी तक हम सेक्शन 12 तक के वीडियोस देख चुके हैं। अभी आता है फॉरेन जजमेंट के बारे में कि वो फॉरेन जजमेंट जो किसी फॉरेन कोर्ट ने दिया है वो हमारे यहाँ पे कॉन्क्लूसिव होगी या नहीं होगी, उसका हमारे कोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड आपको बताता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके भी बताएं और उसे लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो विदाउट डिले आगे चलते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में ये हमारा 10th वीडियो है। फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव सेक्शन 13 एंड प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट सेक्शन 14। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अपना नोटबुक और पेन साथ में रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा। और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप हेडफोन लगाकर सुने, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन और भी बेटर हो सकती है। तो आगे चलते हैं। फॉरेन कोर्ट क्या, सबसे पहले हमें समझना होगा कि फॉरेन जजमेंट आएगी कहाँ से। फॉरेन कोर्ट से। फॉरेन कोर्ट हमारे सेकंड वीडियो में जहां हमने सेक्शन 2 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात की थी, वहां पे बताया गया था कि फॉरेन कोर्ट क्या है। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में डिफाइंड है सीपीसी में। ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी कोर्ट जो हमारे हिंदुस्तान से बाहर है और जिसे ना तो हमारी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है और ना ही हमारी गवर्नमेंट उसे चला रही है, ऐसी कोर्ट को फॉरेन कोर्ट कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। इन पॉइंट्स को भी याद करते हुए चलिए, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जब फॉरेन कोर्ट है तो वो कोई ना कोई जजमेंट भी देगा किसी भी आपके सूट में, तो जजमेंट देगा उसे हम बोलेंगे फॉरेन जजमेंट। तो अभी फॉरेन जजमेंट कहाँ पे डिफाइंड है, वेरी सिंपल, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6। जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, किसी भी फॉरेन कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को हम फॉरेन जजमेंट मानते हैं। अभी हमारा सेक्शन 13 और 14 हमें क्या बताता है कि अगर किसी भी ऐसे सूट में जिसमें फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो हमारी इंडियन कोर्ट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसके लिए सेक्शन 13 को हम पढ़ते हैं कि व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, जब कोई भी विदेशी निर्णय निर्णायक ना हो, हमारे यहाँ की कोर्ट्स में निर्णायक ना हो, कब नहीं होगा। बेयर एक्ट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि ए फॉरेन जजमेंट shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between the parties under whom they or any of them claiming litigating under this same title except। ये क्या कह रहा है कि जो फॉरेन जजमेंट है वो यहाँ पर भी निर्णयात्मक होगी, लेकिन कब होगी, अगर वो सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर में, जैसे हमने रेस जुडिकाटा में पढ़ा था कि वो डिस्प्यूट सेम पार्टीज में होना चाहिए और सेम आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। वो यहाँ पे तब वैलिड माना जाएगा जब कुछ एक्सेप्शंस दी हुई है। यहाँ पे एक्सेप्शंस को समझते हैं। एक्सेप्शन ए क्या है कि वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन, जब ये निर्णय किसी भी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट ने ना दिया हो, जिसके जुरिस्डिक्शन अपने अक्षेत्राधिकार से बाहर हो और फिर भी उस कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया हो, तो नहीं माना जाएगा। वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स, सिर्फ केस की मेरिट्स के ऊपर ना दिया गया हो। इसके बाद क्या आता है, तीसरी जो एक्सेप्शन है, where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of the international law or a refusal to recognize the law of India in cases in which
सच लॉ इज एप्लीकेबल। मान लीजिए कोई ऐसा सूट है जिसमें या तो इंटरनेशनल लॉ को की अनदेखी की गई है, या कोई ऐसा इंडियन लॉ जो उस सूट में एप्लीकेबल होना चाहिए था उसकी अनदेखी की गई है, तो ऐसे फॉरेन जजमेंट को हमारा कोर्ट नहीं मानेगा। आपकी फोर्थ एक्सेप्शन क्या रहेगी कि जहां पे प्रोसीडिंग किसी भी जजमेंट में नेचुरल जस्टिस के अपोज में दी गई है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करती है, ऐसी जजमेंट को भी हम नहीं मानेंगे। और आपकी पांचवी क्या रहेगी कि जहां पे इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड से किसी ने ऑब्टेन की है वो डिग्री, वेयर इट सस्टेन्स ए क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। मान लीजिए कोई भी ऐसा सूट जो इंडियन लॉ के अगेंस्ट में है, वो जजमेंट मान लीजिए किसी जजमेंट में इंडिया में प्रोविजन कुछ और दिया गया है और वहां की कोर्ट ने उसको दूसरी तरह से डिसाइड कर दिया है, तो ऐसे केस को नहीं मानेंगे। इसको हम एक केस लॉ से समझेंगे आगे। तो कोई भी ऐसा जजमेंट जो इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, उस लॉ को भी जो हमारी भारतीय न्यायालय है वो उसको निर्णयात्मक नहीं समझेगा। अभी हम देखते हैं कि ये तो बात हो गई, हम बात कर रहे थे सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर। तो क्या ऐसे केस में मान लीजिए कोई फॉरेन जजमेंट है और उस जजमेंट के ऊपर भाई वहां पे डिसाइड हो गया है, तो रेस जुडिकाटा क्या बोलता है कि जो केस बिटवीन द सेम पार्टीज सेम सब्जेक्ट मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू, और या फिर कोई ऐसी पार्टीज जो वो एक ही टाइटल में लिटिगेट करते हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो सेकंड सूट जो होगा सब्सिक्वेंट सूट वो बार हो जाएगा। यही हमारे रेस जुडिकाटा ने बोला था। अगर आपने रेस जुडिकाटा का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द सिविल प्रोसीजर कोड। तो क्या फॉरेन जजमेंट के केस में रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा? देखते हैं। एप्लीकेबल होगा इफ फॉरेन जजमेंट इज गिवन बाय ए कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द मैटर, कि जिस भी फॉरेन कोर्ट ने किसी मैटर पे अपना डिसीजन दिया है वो उसके क्षेत्राधिकार में आता होगा, तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, वो इंडिया में सब्सिक्वेंट सूट बार हो जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट क्या होता है कि रेस जुडिकाटा तो उस पर एप्लीकेबल कर दिया आपने, लेकिन कैसे करेंगे? वो करेंगे हम सब्जेक्ट टू द कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 13A to F। जो एक्सेप्शंस दे रखी है हमारे सेक्शन 13 में ए से लेकर एफ तक, हमने अभी जिनको देखा था, अगर ये उनको जस्टिफाई करता है, उन एक्सेप्शंस में नहीं आता है वो जजमेंट, तो वो कंक्लूसिव हो जाएगा, भारतीय न्यायालय में निर्णयात्मक हो जाएगा। और अगर वो निर्णयात्मक हो जाता है तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगी। अभी हम सेक्शन 14 को देखते हैं, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। ये क्या कहता है बेयर एक्ट इसमें कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of foreign judgment। भाई कोर्ट कब मानेगा इस फॉरेन जजमेंट को? जब उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या सिर्फ एक फोटोस्टेट कॉपी दे दी जाए अगर फॉरेन जजमेंट की, तो क्या न्यायालय उसको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, उसको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट चाहिए। सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन, और ऐसा डिसीजन किसी कंपिटेंट जुरिसडिक्शन की कोर्ट के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड, जब तक कि वो कॉन्ट्रेरी ना हो, हमारी जो सेक्शन 13 की एक्सेप्शंस है ए से एफ तक उनमें ना आता हो। बट सच प्रेजम्पशन में बी डिस्प्लेस्ड बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, लेकिन वहां जुरिसडिक्शन होना चाहिए। इसको हम एक छोटे से केस लॉ से समझते हैं, जिससे आपको दोनों सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको केस डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ये नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी। ये क्या थे कि जो नरसिम्हा राव थे ये यूएसए में कोई जॉब करते थे। वहां पे 27 फेब 1975 को इनकी तिरुपति में शादी हो जाती है विद मिसेस वेंकटा लक्ष्मी के साथ। ड्यू टू सम डिस्प्यूट्स ये जुलाई 1978 में दोनों सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो नरसिम्हा राव क्या करता है, जब ये यूएसए में होता है तो ये सेंट लुइस
कंट्री मिसौरी यूएसए में की कोर्ट में एक मैरिज डिसोल्यूशन का केस फाइल कर देता है। अब इनकी मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, और इसके ऊपर वो केस फाइल कर देता है कहां पे, यूएसए में। अब यूएसए वाली कोर्ट इसको सम्मन भेजती है वेंकटा लक्ष्मी को। वेंकटा लक्ष्मी वहां पे नहीं जाती, और वहां की कोर्ट, फॉरेन कोर्ट क्या करती है अमेरिका की, कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जजमेंट पास कर देती है 19 फेब 1980 को। अब ये केस पहुंचता है इंडिया में। इंडिया में जब ये केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि द कोर्ट हेल्ड दैट मेयर प्रोडक्शन ऑफ फोटोस्टेट कॉपी ऑफ अ डिक्री ऑफ अ फॉरेन कोर्ट इज नॉट सफिशिएंट, कि भाई सिर्फ एक फोटोस्टेट की कॉपी देने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फोटोस्टेट की कॉपी लेकर आ गए और हम उसको मान लेंगे। तो कैसे मानेंगे, इट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। इसे अमेरिका के सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सर्टिफाई किया जाना चाहिए। यह डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का 9 जुलाई 1991 को। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जजमेंट इन कोर्ट, तो आप इस केस लॉ को भी याद रखिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता लग गया कि आपको सर्टिफाइड कॉपी देनी है। किसके द्वारा सर्टिफाई किया हुआ, बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, जिस भी फॉरेन कोर्ट का वो जजमेंट है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था फॉरेन जजमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। सब्सक्रिप्शन से उत्साह वृद्धि होती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं।